नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड में आपको अल्टरनेटर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसका पैरेलल ऑपरेशन पढ़ा दी गया है आपको, उसके बारे में कुछ डिस्कस किया जा रहा है, जो कि इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में देखा जा रहा है, ठीक है। तो देख लेते हैं कि यदि नो लोड कंडीशन में, नो लोड कंडीशन मतलब एल्फा बराबर क्या होगा, 0 होगा। मैं पैरेलल में ऑपरेटेड अल्टरनेटर में एक अल्टरनेटर का फील्ड एक्साइटेशन बढ़ा दिया जाए तो फील्ड एक्साइटेशन क्या किया जाए, बढ़ा दिया जाए तो उनकी जनरेटेड वोल्टेज बढ़ती है। उनकी जनरेटेड वोल्टेज का मान बढ़ता है। सिंपल सी बात है, एक का जनरेटेड वोल्टेज कम होगा, दूसरे का जनरेटेड वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा एक्साइटेशन बढ़ाने से, तो उनके बीच रिजल्टेंट क्रिएट हो जाएगा, रिजल्टेंट प्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट वोल्टेज के कारण जो है हमारा सर्कुलेटिंग करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाएंगे क्योंकि E2 मान लीजिए E2 का बढ़ा रहे हैं तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका क्या होगा, φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका IF2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका VF2 होगा। VF2 क्या है, फील्ड वोल्टेज है। जैसे मान लीजिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि ये हमारा सिंगल फेज का क्या है, अल्टरनेटर है। ये हमारा सिंगल फेज का अल्टरनेटर है और इसका ये हमारा क्या है, एक्साइटेशन। इसमें हम DC सप्लाई दिए हैं, एक्साइटेशन के लिए DC सप्लाई दी जाती है ना, वो 250 से लगभग 110 से 250 वोल्ट। ये आपका VF है और ये आपका क्या है, IF करंट है, तो IF2 हो जाएगा, VF2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें जब करंट फ्लो करेगा तो ये परिनालिका की तरह व्यवहार करेगा, जिसकी वजह से फ्लक्स डेवलप करेगा, ठीक है। तो फ्लक्स φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, IF2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल VF2। तो VF2 अगर बढ़ाएंगे वोल्टेज को तो IF2 बढ़ेगा, तो φ2 बढ़ेगा, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपका E2 भी क्या होगा, बढ़ेगा। जनरेटेड वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जनरेटेड वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये तो अल्टरनेटर की कॉइल है और ये फील्ड की कॉइल है जो रोटर पर रोटेट करेगी, ठीक है, जो रोटर पे क्या करती है, रोटेट करती है। अभी इसका फिगर एक बार आपको बना करके अच्छे तरीके से दिखाएंगे हम। देखिए अभी मैं आपको एक चीज़ समझा दे रहा हूँ, पहले इसको हम समझ लेते हैं, फिर उसका फिगर बना करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे स्लिप रिंग लगा होता है और स्लिप रिंग के माध्यम से कैसे हम फील्ड पर क्या देते हैं, एक्साइटेशन देते हैं। उसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। हो सकता है कि आपको कंफर्म ना हो, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ते होंगे, बुकों से रिलेटेड चीज़ों को पढ़ते होंगे, तो उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, ठीक है। तो बुक का भी हेल्प आप लीजिए, कुछ बेसिक चीज़ें उससे आपको क्या हो जाएंगी, पता चल जाएंगी। मैं भी तो बुक से ही पढ़ाता हूँ, हर कोई बुक से ही पढ़ाता है, लेकिन हमारे पास तमाम सारी बुकें हैं, ठीक है। तो मैं उसके माध्यम से अपना कंटेंट इकट्ठा करके पढ़ाता हूँ। हमारे कुछ कंटेंट आपके बुक से मैच करेंगे, कुछ नहीं मैच करेंगे, ठीक है। अब जैसे SGP का कंटेंट है तो वो आपके बुक से नहीं मैच करेगा, मैं जिस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं अलग अलग बुकों से लेकर के भी पढ़ा रहा हूँ, प्लस जो है उसमें सारी चीज़ें कंप्लीट मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें छोड़कर जिसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ाता हूँ। तो ये क्योंकि इतना होता है, ठीक है, क्योंकि इतना होता है, ठीक है। तो मान क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि इसके अनुसार ये हो गया। इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज ER तथा इसलिए रिजल्टेंट वोल्टेज ER तथा ISY प्रोड्यूस
होता है। ISY क्या होता है? प्रोड्यूस होता है, जो लोकल सर्किट में सर्कुलेट होती है, जो लोकल सर्किट में सर्कुलेट होती है, सर्कुलेट होती है। ठीक है, लोकल सर्किट में मतलब जो बस बार लाइन होता है उसमें ये करंट नहीं जाएगी। जो अल्टरनेटर के, मान लीजिए अल्टरनेटर का आर्मेचर वाइंडिंग है, दूसरे अल्टरनेटर का आर्मेचर वाइंडिंग है, तो उसी के बीच में ये करंट क्या करेगी? सर्कुलेट करेगी, बस बार में नहीं जाएगी। समझ में आया? बस बार में ये करंट लोड को बिल्कुल नहीं जाता है। ये जो सर्कुलेटिंग करंट है, आप ये सोच रहे होंगे कि ये लोड को जाता है, तो लोड को बिल्कुल नहीं जाता है। ये सर्कुलेटिंग करंट केवल लोकल सर्किट में क्या करता है? फ्लो करता है। अल्टरनेटर A1, अल्टरनेटर A2 या J1 J2, G1 G2, ठीक है, उसके आर्मेचर में ही क्या करता है? सर्कुलेट होता रहता है। लोकल सर्किट में क्या होता है? सर्कुलेट होता है। अब ER तथा ISY के बीच एंगल आपका कितना होता है? लगभग 90 डिग्री होता है, क्योंकि बड़े अल्टरनेटर के लिए RA का मान लगभग 0 होता है। ठीक है, तो जब RA का मान 0 हो जाएगा तो केवल ये एक्सेस बचेगा, तो ये तो 90 डिग्री क्या करेगा? लैगिंग पोजीशन देगा। समझ में? केवल ये एक्सेस रहेगा। सर्किट में अगर रेजिस्टेंस नहीं रहेगा तो ये एक्सेस रहेगा, तो एक्सेस की वजह से जो है हमारा क्या होगा? लगभग 90 डिग्री के आसपास वो क्या करेगा? लैगिंग पोजीशन पर होगा, जो हमारी सिंक्रोनाइजिंग करंट है। आप वैसे भी देख लीजिए, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है? RL सीरीज सर्किट है, RL सीरीज सर्किट है। यहाँ पर हमने V वोल्टेज अप्लाई किया और इसमें I करंट क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। समझ में आया? अब V से I जो है, देखिए ये L है, ये आपका क्या है? R है, तो L के कारण यहाँ पे X डेवलप होगा, XL डेवलप होगा। ठीक है, अब यहाँ पर करंट और वोल्टेज के बीच अगर रिलेशन दर्शाएंगे, मान लीजिए वोल्टेज हो गया तो ये करंट हो गया हमारा। करंट 5 डिग्री क्या होगा? लैगिंग पोजीशन पर होगा। लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ कि यदि R बराबर क्या कर दिया जाए? 0 कर दिया जाए, तो इसका यहाँ से ये हट जाएगा। जब हट जाएगा तो सिंपल सी बात है, सर्किट में केवल क्या बचेगा? एक्सल ही बचेगा। तो इसी एक्सल की वजह से यही करंट अब 90 डिग्री क्या करेगी? लैग करेगी। ये 90 डिग्री लैगिंग पोजीशन पर चल जाएगी। समझ में आया? बस वही बात है। अब यहाँ पे क्या है? हाँ, अब RA का मान लगभग 0 होता है, तो लगभग 0 होता है ना, ऐसा नहीं कि एकदम से 0 हो जाता है। ठीक है, लगभग 0 होता है, तो इसी वजह से लगभग 90 डिग्री बोला जाता है कि ISY रिजल्टेंट वोल्टेज से जो है लगभग 90 डिग्री क्या करती है? 90 डिग्री लैगिंग फेज शिफ्ट पर होती है, लैगिंग पोजीशन पर होती है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि RA का मान क्या होता है? 0 होता है। अब यदि ISY को समाप्त करना है तो शेष अल्टरनेटर का एक्साइटेशन, शेष अल्टरनेटर का एक्साइटेशन इंक्रीज करना होगा या फिर जिसका बढ़ाया गया है उसको घटाना पड़ेगा, इसके लेवल में लाना पड़ेगा। ठीक है, बात एक ही है। तो सिंपल सी बात है, जब इसको इंक्रीज करेंगे तो इसका वोल्टेज उसके वोल्टेज के बराबर एकदम अपोजिट फेज में होगा। वो भी नो लोड की कंडीशन की बात की जा रही है ना, तो अपोजिट फेज में हो जाएगा, तो सर्कुलेटिंग करंट आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो इस प्रकार जो है कॉमन बस बार की वोल्टेज चेंज हो जाएगी। इस प्रकार कॉमन बस बार की वोल्टेज चेंज हो
जाएगी। सिंपल सी बात है, अगर एक अल्टरनेटर का एक्साइटेशन बढ़ा रहे हैं तो उसका वोल्टेज बढ़ गया, तो अब उसको मेंटेन करने के लिए हम दूसरे अल्टरनेटर का भी एक्साइटेशन क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो बढ़ाएंगे तो सिंपल सी बात है, अब दोनों अल्टरनेटर बस बार को ही तो सप्लाई कर रहे हैं, तो बस बार का वोल्टेज क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। हाँ, बस बार का वोल्टेज अगर कांस्टेंट रखना है तो कांस्टेंट कहाँ पर होता है उसको आगे आपको बताया जाएगा। कांस्टेंट होना चाहिए बस बार का वोल्टेज, लेकिन दोनों अल्टरनेटर का वोल्टेज आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तब उसका ज़्यादा हो गया तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। अगर उसका कम है तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि कम और ज़्यादा की कंडीशन में जो है ये नहीं चल पाएंगे, सिंक्रोनाइजेशन स्थापित नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपका यहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अभी पहले ड्राइविंग टार्क वाला पढ़े, तो ड्राइविंग टार्क में क्या होता है, ड्राइविंग टार्क के बारे में तो आप लोग अच्छे तरीके से ही जान लिए। ड्राइविंग टार्क अगर चेंज होगा तो हल्का सा स्पीड में क्या आता है, चेंजिंग आती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में चेंजिंग नहीं आती है, क्योंकि ज़्यादा देर तक ये प्रोसेस होगा तो सिंक्रोनिज में एकदम से ख़त्म ही हो जाएगा, तो फिर हमें शुरुआत करनी पड़ेगी फिर से। ठीक है, ये हो गया एक्साइटेशन का प्रभाव, मतलब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट नोट्स आपको लिखना ज़रूरी है इसमें, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर लिखेंगे आप लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में ये पॉइंट लिखने के काम आएगा। ठीक है, पैरेलल ऑपरेशन में किसी एक अल्टरनेटर का ड्राइविंग टार्क, देखिए मैं सारी बातें नहीं लिखूंगा, किसी एक ये पैरेलल ऑपरेशन में, बस यहाँ पे पैरेलल ऑपरेशन की बात, पैरेलल ऑपरेशन में। ठीक है, यहाँ पे पहले मैं लिख दे रहा हूँ, पैरेलल ऑपरेशन में जो है आपका किसी एक जनरेटर का ड्राइविंग टार्क किसी एक अल्टरनेटर या जनरेटर का ड्राइविंग टार्क या फील्ड एक्साइटेशन अथवा एक साथ दोनों में चेंजिंग किया जाता है तो दोनों में चेंजिंग किया जाता है तो सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है। सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करती है, जिसे ISY से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अभी जो ऊपर पढ़ाया गया है ना, उसी का कंक्लूजन यहाँ पे लिखवाया जा रहा है पॉइंट करके, कि अगर आप ड्राइविंग टार्क चेंज करेंगे, फील्ड एक्साइटेशन चेंज करेंगे, तो उस कंडीशन में जो है क्या होता है, सर्कुलेटिंग करंट हमारा क्या करेगा, फ्लो करेगा। ये ऐसे ही कंपटीशन में क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, ISY से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए ड्राइविंग टार्क में चेंज होने से क्या होता है भाई, ड्राइविंग टार्क अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में चाहे कम समय के लिए ही चेंज हो रहा है तो उसकी स्पीड में भी हल्का सा परिवर्तन आएगा। जब स्पीड में भी हल्का सा परिवर्तन आएगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। जैसा कि पीछे हमने बताया कि ड्राइविंग टार्क जब चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन में कैसे जो है E2 हमारा लोड एंगल, जो हमारा लोड एंगल है उसे एल्फा बोलते हैं ना, लोड एंगल है। ठीक है, तो आगे हो जाता है फिर पीछे हो जाता है, जिसकी वजह से सर्कुलेटिंग करंट क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, तो आगे पीछे हो रहा है तो हल्का सा परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, तो ड्राइविंग टार्क यहाँ पर लिखेंगे, ड्राइविंग टार्क में चेंज होने से ड्राइविंग टार्क में चेंज होने
से फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होता है। अगर आप ड्राइविंग टार्क चेंज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी में भी चेंज होता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन होता है, यानी आपका क्या है, स्पीड है, ठीक है, इन आरपीएम। ये चीज़ हल्का सा चेंज होगा। एक्साइटेशन में अगर चेंज हो रहा है तो एक्साइटेशन में चेंज होने से बस बार वोल्टेज चेंज होगा। बस बार वोल्टेज क्या होगा, अभी पहले ही बताया, बस बार वोल्टेज चेंज होगा। बस बार वोल्टेज हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखिए बस बार वोल्टेज चेंज होगा तो जो हमारा, अगर टोटल वोल्टेज की बात करें तो ई बराबर आपका आई इंटू जेड प्लस आपका क्या होता है, वी होता है। ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज है, और ये आपका जो आर्मेचर में ड्रॉप वोल्टेज है, ये आपका आई इंटू जेड एस है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर वी की देखेंगे, वी ये बस बार वोल्टेज है, वी बराबर क्या हो जाएगा, ई माइनस आई इंटू जेड एस हो जाएगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, फाई के होता है। फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई एफ, फील्ड करंट क्या होगा, आई एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी एफ होगा। वी एफ क्या है, फील्ड वोल्टेज है, जैसा कि अभी हमने आपको क्या किया था, बताया था। ये हो गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको सभी लोग लिख लीजिए। देखिए प्राइम मूवर द्वारा जो अल्टरनेटर को मैकेनिकल एनर्जी देता है उसे प्राइम मूवर बोलते हैं, ठीक है। जो अल्टरनेटर को, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है, तो इसमें एक शाफ्ट हमारा निकला है, तो यहाँ पर एक हमारा क्या है, प्राइम मूवर है, प्राइम मूवर। तो प्राइम मूवर का शाफ्ट इससे क्या होगा, कपुल होगा, ठीक है। तो ये हमारा प्राइम मूवर है और ये हमारा क्या है, अल्टरनेटर है, ठीक है। तो जब दोनों का शाफ्ट कपुल होगा तभी तो प्राइम मूवर क्या करेगा, चलेगा, तो शाफ्ट घूमेगा, तो इसका भी शाफ्ट क्या होगा, घूमेगा। तो ये मैकेनिकल एनर्जी, प्राइम मूवर मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करता है, मैकेनिकल एनर्जी जनरेट करके अल्टरनेटर को देता है वो मैकेनिकल एनर्जी इनपुट में, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, प्राइम मूवर बोलते हैं। अब गवर्नर जो होता है वो प्राइम मूवर के पहले लगा होता है, ठीक है। प्राइम मूवर द्वारा इनपुट चेंज करने से, प्राइम मूवर द्वारा इनपुट चेंज करने से ड्राइविंग टार्क में भी चेंज आता है। ड्राइविंग टार्क में भी चेंज आता है। ड्राइविंग टार्क में भी क्या आता है, चेंज आता है। जो लोड विभाजन में अधिक प्रभाव डालता है, मतलब क्या है कि अगर आप ड्राइविंग टार्क चेंज कर रहे हैं तो लोड डिवीजन में भी क्या होता है, अधिक प्रभाव डालता है। मतलब क्या है कि जैसे दो अल्टरनेटर हैं, सेम कैपेसिटी के हैं, तो दोनों अल्टरनेटर को सेम लोड क्या करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। मतलब अगर 10 किलोवाट लोड है, मान लीजिए 20 मेगावाट लोड है, तो 10 मेगावाट एक अल्टरनेटर पे होना चाहिए, 10 मेगावाट जो है एक अल्टरनेटर पे होना चाहिए। तो सेम लोड शेयर करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। लेकिन अगर आप ड्राइविंग टार्क चेंज करेंगे तो ड्राइविंग टार्क के अनुसार लोड शेयरिंग भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती है। तो किसी का लोड शेयर कम हो जाएगा, किसी का लोड शेयर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो जिसका ज़्यादा हो जाएगा ओवरलोडेड हो जाएगा। तो तमाम सारी बातें हैं, आगे आपको इतना ही जानने की ज़रूरत है, ठीक है।
अब इसके बाद एक्साइटेशन चेंज होने से लोड विभाजन कम प्रभावित होता है। देखिए, अगर ड्राइविंग टार्क चेंज हो रहा है, ठीक है, तो लोड विभाजन जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। लेकिन अगर एक्साइटेशन चेंज कर रहे हैं, एक्साइटेशन चेंज करने से, एक्साइटेशन चेंज करने से लोड विभाजन कम प्रभावित होता है, लोड विभाजन क्या होता है, कम प्रभावित होता है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे लिखा दे रहे हैं, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ पे क्या है, पैरेलल ऑपरेशन में ही आपको बताया जा रहा है, उसी में है पॉइंट अगला। किसी मशीन के आर्मेचर में, किसी मशीन के आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज किसी मशीन के आर्मेचर में जनरेटेड वोल्टेज तथा धारा सेम फेज में होगी तो वह जनरेटर की तरह वर्क करेगा, जनरेटर की तरह वर्क करेगा। और यदि मशीन में दोनों अपोजिट फेज में हैं तो वह मशीन मोटर की तरह वर्क करेगी। ये चीज़ तो आप पहले भी जान चुके हैं, जब डीसी मशीन आप क्या किए हैं, पढ़े हैं। ठीक है, मैं डीसी मशीन का एग्जांपल ले लेता हूँ, या फिर ये भी तो आपका एक अल्टरनेटर है, वो भी एक अल्टरनेटर ही था, बस उसमें कम्यूटेटर लगा दिया गया था। ठीक है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं है। तो वहाँ पे क्या किया गया था, जैसे मान लीजिए हमारा क्या था, आर्मेचर था, इसके ऊपर आपका ब्रश लगा था। ठीक है, इसके ऊपर ब्रश लगा था, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस था, आर्मेचर रेजिस्टेंस RA था। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज आपका जनरेट हुआ था वो E था, ऐसे सर्किट में गया था। तो इसमें देखिए जो E था ना, और इसमें जो आर्मेचर करंट IA था, तो E मान लीजिए अगर इधर है तो आर्मेचर करंट IA भी इसी के फेज में था, दोनों सेम डायरेक्शन में थे, दोनों क्या थे, सेम डायरेक्शन में थे। लेकिन तो ये क्या होगा, जनरेटर होगा, ये हमारा जनरेटर होगा, दोनों सेम फेज में होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए, हम केवल उसी का एग्जाम्पल लेकर के आप समझा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए हमारा क्या है, आर्मेचर है। ठीक है, हमारा क्या है, आर्मेचर है। तो यहाँ पे जो अब हमारा देखिए करंट जो है इधर से आएगी, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज इधर दी जाएगा ना, मोटर के केस में सप्लाई इधर से दी जाती है। तो करंट जो है ऐसे आएगी IA, और इसमें जो जनरेटेड EMF है इसका डायरेक्शन ऊपर होगा और आर्मेचर करंट का डायरेक्शन नीचे होगा। तो देखिए यहाँ पर E ऊपर होगा और IA करंट का डायरेक्शन क्या होगा, नीचे होगा, और यहाँ पर E आपका ऊपर होगा और IA भी क्या होगा, ऊपर होगा। तो ये हमारा जनरेटर होगा और ये हमारा क्या होगा, मोटर। ठीक है, मोटर जो होती है वो सप्लाई वोल्टेज से करंट लेती है, लेकिन जनरेटर जो होता है वो वोल्टेज और करंट जो है खुद प्रोवाइड करता है, किसको, लोड को। समझ में है ना। उसी प्रकार किस में है, अल्टरनेटर में है, उसी प्रकार किस में है, अल्टरनेटर में है। तो जनरेटेड वोल्टेज और करंट अगर सेम फेज में है तो वो जनरेटर कहलाएगा। अगर जनरेटेड वोल्टेज और करंट जो है क्या है, अपोजिट फेज में है, तो वो क्या कहलाएगा, मोटर कहलाएगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।